आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या कि अधिगम के सिद्धांत है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंतर्गत मैंने क्या कि 4 अधिगम के सिद्धांत आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब है 5वां सिद्धांत आता है पुरातन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इसको क्या जो पुरातन का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, CR थ्योरी कहा जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, सहज प्रतिक्रिया है उसका सिद्धांत भी कहा जाता है, फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो ये पुरातन का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। पावलोव कहाँ का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। इसने क्या है कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके अंतर्गत 2 उद्दीपक थे। उद्दीपक लिए थे उसने 2, भोजन व घंटी, 2 उद्दीपक थे। पावलोव को क्या कि 1904 में क्या कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पावलोव को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1904 के अंतर्गत क्या कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसने क्या कि 2 पुस्तकें लिखी थी। एक थी एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी और दूसरी थी साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स। ये 2 पुस्तकें लिखी हैं और इनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत अपन को क्या है कि कुछ वर्ड है वो याद रखने हैं, जिसके अनुसार अपन क्या है कि जो भी क्वेश्चन आए उसको क्या अपन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यूसीएस को कहते हैं अनकंडीशनर स्टिमुल्स, कंडीशनर स्टिमुल्स नहीं, इसको कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश का नाम तो यही आएगा, लेकिन हिंदी का नाम है वो क्या कि अलग अलग करके चेंज हो सकता है। फिर है सी एस को कहते हैं कंडीशनरल स्टिमुल्स, यह है अनुबंधित उद्दीपक। फिर है UCR अनकंडीशनर रिस्पॉन्स, अनानुबंधित अनुक्रिया। CR है कंडीशनल रेस्पॉन्स, यह है अनुबंधित अनुक्रिया। ये है 4 वर्ड है। 4 वर्ड के अंतर्गत ये चारों वर्ड अगर अपन को याद रहे तो सारा का सारा सिद्धांत है वो क्या कि इन चारों जो है कीवर्ड उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। UCS CS UCR ये तो है 2 तो उद्दीपक है, 2 है अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी अनानुबंधित उद्दीपक है उसको अपन क्या कह सकते हैं? जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक उद्दीपक भी कह सकते हैं। अनुबंधित उद्दीपक है उसको अपन क्या कि स्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं। फिर अनानुबंधित अनुक्रिया है उसको अपन क्या कह सकते हैं? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया कह सकते हैं इसको। फिर अनुबंधित जो है अनुबंधित अनुक्रिया है वो क्या कि कृत्रिम अनुक्रिया होती हैं। अपन क्या है कि इस जो पावलोव ने ये सिद्धांत दिया उसमें सिद्धांत क्या किया कि 3 सोपान बताए थे उसके अंतर्गत। 3 सोपान में उसने क्या है कि कुत्ते पे प्रयोग किया था और 3 सोपानों के अंतर्गत प्रयोग किया था। पहला प्रयोग है उसके अंतर्गत तो उसने क्या है कि जैसे कि एक प्रयोग दिया उसने, पहले प्रयोग के अंतर्गत उसने क्या किया, जैसे कि यहाँ ले लिया, जैसे कुत्ते पे किया तो फिर है पहला है कुत्ता, ये है कुत्ते पे प्रयोग है। कुत्ता लिया, फिर कुत्ता के सामने क्या है कि उसने भोजन प्रस्तुत किया। भोजन क्या है यहाँ? UCS स्वाभाविक उत्तेजक है। भोजन प्रस्तुत किया तो उन्होंने क्या कि कुत्ते ने क्या है कि UCR यानी लार है, लार का टपकना, लार को टपकाया था। ये है जैसे कि स्वाभाविक क्रिया है। ये कैसी क्रिया हो गई? फिर स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। पहला प्रयोग क्या किया उसने? कुत्ता है, कुत्ते को क्या है कि जैसे एक बॉक्स के अंतर्गत कुत्ते को रखा, कुत्ते को क्या है कि मुंह पे एक परख नली लगा दी गई और परख नली का क्या संबंध है वो क्या है कि एक पात्र के अंतर्गत कर दिया गया, जिससे कि वो उसको देख के कितनी लार इकट्ठी होती है उसके बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पहले कुत्ते के सामने क्या है कि भोजन लेके आए, तो भोजन क्या है कि UCS है क्या है कि UCS है स्वाभाविक, प्राकृतिक या अनानुबंधित। ये क्या है कि उत्तेजक हैं, उद्दीपक है। तो फिर इसमें क्या है कि इसको देख के जो क्या है कि अनुक्रिया हुई वो क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। फिर अगला दूसरा चरण है उसमें उसने क्या किया, जैसे कि यह कुत्ता है, कुत्ता के सामने पहले क्या है उसको घंटी प्रस्तुत कर दी। घंटी को कहते हैं CS प्लस, फिर उसको क्या दिया गया? भोजन दिया गया। भोजन क्या है यहाँ पर? UCR अनानुबंधित उद्दीपक है। और ये जो घंटी है वो घंटी क्या है कि अस्वाभाविक क्रिया है। तो फिर इसमें क्या है कि इसके करने के बाद में उसको क्या है कि कुत्ते ने क्या है कि UCR है लार का टपकना।
फिर लार का टपकना, उसने लार टपका दी। फिर तीसरा चरण आया, तीसरे चरण के अंतर्गत क्या किया उसने, ये जो कुत्ता लिया, फिर कुत्ते के सामने क्या है कि घंटी प्रस्तुत कर दी। घंटी प्रस्तुत कर दी, घंटी है यहाँ पे CS। घंटी प्रस्तुत करने पर ही क्या है कि वो UC, जैसे घंटी प्रस्तुत करते ही उसने क्या है कि CR इन लार का टपकना प्रस्तुत हो गया। और फिर इसमें क्या है कि यह 3 उसने प्रयोग किए थे। पहले के अंतर्गत क्या किया था, कुत्ता उसको पहले भोजन प्रस्तुत किया गया, फिर उसके बाद में क्या कि जैसे कि भी भोजन प्रस्तुत किया गया उसके मुंह से क्या है कि लार टपकने लगी। दूसरे चरण के अंतर्गत उसने क्या, कुत्ता उसके सामने पहले घंटी प्रस्तुत की गई, फिर प्लस उसमें क्या है कि भोजन प्रस्तुत किया गया, तो उसे क्या है कि लार का टपकना शुरू हुआ। तीसरे चरण में उसने क्या किया कि कुत्ते के सामने पहले ही घंटी प्रस्तुत कर दी। घंटी प्रस्तुत करते ही क्या कि कुत्ते के मुंह से क्या है कि लार का टपकना शुरू हो गया। इस चरण के अंतर्गत ये उसने क्या कि 3 प्रयोग किए थे। तो इसको अपन क्या कि ऐसे समझ सकते हैं। इसमें यह है कि जैसे 3 उसने सोपान कितने दिए थे, 3 सोपान दिए थे। उसमें पहला है कुत्ता, जैसे UCS को अपन क्या कह सकते हैं, भोजन है, ये UCS स्वाभाविक उत्तेजक है। और फिर है UCR लार का टपकना, ये क्या है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इसमें क्या है कि इसको जो है ना भोजन है उसको अपन स्वाभाविक उत्तेजक, प्राकृतिक उत्तेजक, अनानुबंधित उत्तेजक भी कह सकते हैं। और ये UCR है उसको स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया भी कहा जा सकता है। दूसरे चरण में उसने क्या किया था, पहले तो घंटी बजा दी थी। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उत्तेजक है, प्लस UCR है जो क्या है कि स्वाभाविक उत्तेजक, उसको प्रस्तुत किया। तो फिर क्या है कि कुत्ते ने लार टपकना शुरू कर दिया। तीसरा चरण है उसके अंतर्गत उसने क्या किया, पहले ही CS घंटी प्रस्तुत कर दी जो क्या है कि अस्वाभाविक है। फिर क्या है कि लार का टपकना CR है जो क्या है कि अनुकूलित अनुक्रिया है, उसको प्रस्तुत कर दिया। इसके जो सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ क्या है कि अस्वाभाविक उत्तेजक, अस्वाभाविक उत्तेजक कौन सा हुआ यहाँ पे, ये घंटी का बजाना के कारण स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा है, या भोजन, ये तो है अस्वाभाविक उत्तेजक और ये है स्वाभाविक उत्तेजक। तो अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण स्वाभाविक उत्तेजक जैसी क्रिया का होना, लार का टपकना, अनुकूलित अनुक्रिया या सहज प्रतिक्रिया कहलाती है। इस सिद्धांत के द्वारा आदत का क्या है कि विकास किया जा सकता है। एक व्यक्ति घड़ी पहनता है, एक दिन वह घड़ी पहनना भूल जाता है और टाइम पूछने पर क्या है कि हाथ क्या है कि आंखों के सामने आ जाता है। ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। जैसे कि व्यक्ति को क्या है कि जैसे वो हमेशा घड़ी पहन के आता है, एक दिन घड़ी भूल जाता है, तो अपन टाइम पूछते तो क्या है कि पहले उसके हाथ के सामने वो क्या है कि आंखों के सामने हाथ आ जाता है। अगला चरण है इसमें कि वाटसन है, तो उसने क्या कि अपने बेटे अल्बर्ट तथा खरगोश पर जो प्रयोग किया वह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। अब है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है उसके क्या है कि महत्व क्या है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का महत्व यह है मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है और रटने वाले विषय है उसके अध्ययन के लिए कि उपयोगी, जैसे इतिहास भूगोल जैसे विषय हैं जो रटने वाले होते हैं उनके लिए उपयोगी है। पुरस्कार व दंड का सिद्धांत है, क्योंकि जैसे कि कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो उसके मुंह से लार टपकती है, तो उसके लिए वो क्या है कि पुरस्कार ही हुआ है। और आगे है ये क्या है कि जो सिद्धांत है वो क्या है, भय या डर को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, भय है और डर है उसको क्या है कि दूर किया जा सकता है और सर्वदृश्य सामग्री के उपयोग में सहायक है। और फिर है इसका क्या है कि जो शैक्षिक महत्व है, शैक्षिक महत्व क्या है इसका, रटने की प्रवृत्ति को ये क्या है कि बढ़ावा देता है। और प्रतिभाशाली बालक है बालकों के लिए कि उपयोगी नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक कोई चीज़ को क्या है कि कम समय में या कम प्रयास में ही सीख जाते हैं। उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध समाप्त कर दिया जाए तो सिद्धांत क्या है कि असफल हो जाता है, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक है भोजन और उसको देखकर अनुक्रिया क्या हुई, लार का टपकना, इन दोनों अगर भोजन जो उद्दीपक है उसको अलग कर दिया जाए तो अनुक्रिया क्या है कि समाप्त हो जाएगी। इसमें मनुष्य को कि मशीन मान लिया जाता है जो कि गलत है, क्योंकि मनुष्य तर्क चिंतन व कल्पना द्वारा सीखता है। क्योंकि उसमें क्या है कि जो पावलोव है उसने क्या है कि मनुष्य को क्या कर दिया, एक मशीन की तरह उपयोग में लिया, लेकिन मनुष्य क्या है कि तर्क है, चिंतन है और कल्पना के द्वारा सीखता है। जब उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध समाप्त कर दिया जाता है तो इसे क्या है कि विलोपन का सिद्धांत
कहते हैं। अगला सिद्धांत है संरचनावादी सिद्धांत। संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया था? जेरोमी ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर के अनुसार बालक क्या है कि 3 अवस्थाओं में सीखता है। संरचनावादी सिद्धांत किसका है? जेरोमी ब्रूनर का है। ब्रूनर ने कहा कि बालक क्या है कि 3 अवस्थाओं में सीखता है। पहली अवस्था उसने कौन सी बताई? विधि निर्माण आधारित अधिगम है। पहली है विधि निर्माण आधारित अधिगम, दूसरी है प्रतिमा निर्माण आधारित अधिगम, और तीसरी है चिन्ह आधारित अधिगम। जो विधि निर्माण आधारित अधिगम है वो क्या है कि 3 वर्ष तक होता है। इसमें बालक क्या है कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। विधि निर्माण आधारित अधिगम जो प्रथम अवस्था है उसमें वो अवस्था कितने वर्ष तक की है? 3 वर्ष तक की। 3 वर्ष तक बालक क्या है कि शारीरिक क्रिया है उसके द्वारा सीखता है। अगली है प्रतिमा निर्माण आधारित। प्रतिमा निर्माण आधारित है वो 12 वर्ष तक होती है। इसमें बालक क्या है कि मूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है, अर्थात वस्तु के प्रत्यक्ष रूप के द्वारा ही सीख पाता है। जैसे वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष होती है तो वो उसके माध्यम से क्या है कि सीख लेता है। फिर है चिन्ह आधारित अधिगम, यह है किशोर अवस्था तक। इसमें क्या है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था है। इसमें बालक क्या है कि वस्तु के अप्रत्यक्ष रूप के द्वारा भी सीख सकता है। जैसे कि उसने पहले कोई चीज़ देखी है, जैसे उसने पहले टमाटर देखा और वो किसी के घर पे जाता है तो वो क्या है कि सेव देखता है, तो वह क्या है कि उसके बाद एक चिन्ह बना होता है कि ये क्या है? टमाटर, लेकिन वो क्या है? सेव है। लेकिन उसमें क्या है कि अमूर्त रूप से क्या है कि वो उसके बारे में जानता है, तो वह क्या है कि टमाटर के माध्यम से सेव की जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगला सिद्धांत है कृत्यवादी सिद्धांत। संरचनावादी सिद्धांत, कृत्यवादी सिद्धांत, और दूसरा क्या ये आगे है संरचनावादी सिद्धांत। ये किसने दिया था? कृत्यवादी सिद्धांत को अपन से ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये सिद्धांत है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। कृत्यवादी सिद्धांत से ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत ये जीन पियाजे ने दिया था। इन्हें क्या कि विकासात्मक व से ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे को क्या है कि विकासात्मक और से ज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या कि द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी। द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्राणी के भीतर के वे उत्पाद जो उसे क्या है कि जानने के लिए अग्रसर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञान कहलाते हैं। प्राणी के क्या है कि भीतर के वे उत्पाद जो उसे जानने के लिए अग्रसर करते हैं, क्या करते हैं? उसे जानने के लिए अग्रसर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञान कहलाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे बुद्धि है, तर्क है, वितर्क है, स्मृति, कल्पना, चिंतन, संज्ञान के कारण ही मनुष्य क्या है कि प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अधिगम के संप्रत्यय, जो अधिगम के संप्रत्यय है वो कौन कौन से हैं? एक तो है अनुकूलन, और फिर है अनुकूलन के बाद में साम्य धारण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रियाएं, स्कीमा, विकेंद्रीकरण। तो अपन एक के बारे में यहाँ क्या की चर्चा करेंगे। अनुकूलन पियाजे के अनुसार क्या है कि जन्म से ही बालक में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है। पियाजे क्या कहता है कि बालक में जन्म से ही कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिनके द्वारा वे क्या है कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। व्यक्ति में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिसके माध्यम से वो क्या है कि वातावरण के साथ क्या है कि अनुकूलन सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इसमें क्या है कि अनुकूलन है उसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो आत्मसातकरण की क्रिया होती है और एक है साम्य धारण की क्रिया। आत्मसातकरण बालक क्या है कि समस्या समाधान के संबंध में पहले जो सीखी हुई बातों का सहारा लेता है, मतलब पूर्व ज्ञान है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आत्मसातकरण। जैसे कि बालक ने जो पूर्व ज्ञान था उस पूर्व ज्ञान के आधार पर वो अगर नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसको अपन कहते हैं आत्मसातकरण। फिर है समायोजन, बालक के द्वारा वातावरण के साथ सहज रहने की क्रिया। बालक है उसके द्वारा जो वातावरण है उसके साथ सहज रहने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? समायोजन। मतलब खुद को क्या है कि व्यक्ति वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, वो है समायोजन। और आत्मसातकरण क्या है कि व्यक्ति का पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर वो नवीन ज्ञान प्राप्त करता है ना, तो वो कहलाता है आत्मसातकरण। और समायोजन वातावरण के साथ खुद को क्या है कि समायोजित कर लेना, समायोजन कहलाता है। फिर है ये तो है अनुकूलन की 2 क्रियाएं। अनुकूलन में एक तो आत्मसातकरण होता है और एक होता है समायोजन। दूसरी है इसमें साम्य धारण। आत्मसातकरण व साम्य समायोजन के मध्य संतुलन की जो स्थिति होती है ना उसको कहते हैं साम्य धारण कहते हैं। जैसे कि
साम्यदरण, आत्मसातकरण, पूर्व सीखा हुए ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखना, समायोजन, वातावरण के साथ अपने को क्या है कि अनुकूल बना लेना, वो दोनों है। इनके मध्य जो संतुलन स्थापित कर लेता है ना, वो कहलाता है साम्य धारण। फिर है संरक्षण। पियाजे ने क्या है कि वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता की समझ को ही क्या है कि संरक्षण कहा है। वातावरण है उसमें जो परिवर्तन होता है वह स्थिरता है, उसकी जो समझ होती है उसको जानना ही क्या है कि संरक्षण कहलाता है। फिर है संज्ञानात्मक संरचना। इसमें क्या है कि संज्ञानात्मक संरचना है। संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत क्या है कि बालक में मानसिक योग्यताओं का समूह पाया जाता है। संज्ञानात्मक संरचना उसमें क्या है कि बालक में मानसिक योग्यताएं हैं, उनका क्या है कि समूह पाया जाता है, जिसे संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। फिर है मानसिक क्रियाएं। जीवन में आने वाली समस्या के समाधान के लिए बालक जो चिंतन मंथन करता है उसे क्या है कि मानसिक क्रिया कहते हैं। मतलब जीवन में जो आने वाली समस्या है उसके लिए बालक को क्या है कि जो चिंतन मनन करता है उसे वो क्या कहते हैं, मानसिक क्रियाएं कहा जाता है। अगला है स्कीम। स्कीम किसे कहते हैं? स्कीम कहते हैं बालक के व्यवहार के वह संगठित का आयाम जिन्हें क्या कि आसानी से बार बार दोहराया जा सकता है, उसको स्कीम कहते हैं। जैसे स्कूल जाने से पहले नहाना, कपड़े पहनना, टाई बांधना, जूते पहनना, ये स्कीमा। स्कीमा है इसमें क्या है कि पियाजे ने मानव विकास के 3 पक्ष बताए हैं स्कीमा के अंतर्गत: भौतिक पर्यावरण, सामाजिक वातावरण और परिपक्वता। इन तीनों के जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। और फिर है विकेंद्रीकरण। जब बालक वस्तु के वास्तविक रूप को समझने लग जाता है तो उसको क्या कि विकेंद्रीकरण कहते हैं। बाल्यावस्था में यही स्थिति होती है। शैशव अवस्था में शिशु क्या कि आत्म केंद्रित होता है। फिर है सोपानिक सिद्धांत। सोपानिक सिद्धांत किसने दिया था? गेने ने दिया था। किसने दिया सोपानिक सिद्धांत? गेने ने दिया है। सोपानिक सिद्धांत दिया था गेने ने। सोपानिक सिद्धांत है ये किसका है? गेने का है। उसने क्या कि इन्होंने सरल से कठिन की ओर, सरल है उसे क्या कि कठिन की ओर सोपान बताया। सबसे कठिन सोपान समस्या समाधान बताया और सबसे अधिक सरल जो है ना जो सोपान वो कौन सा बताया? संकेत अधिगम बताया था। इसने कितने सिद्धांत दिए थे? सिद्धांत दिए थे 8 दिए। वो कहाँ से दिए थे? सरल से कठिन की ओर दिया था। तो उन्होंने कहा कि सबसे कठिन तो है समस्या का समाधान और सबसे सरल है संकेत अधिगम। पहला है देखो संकेत अधिगम, फिर दूसरा है उद्दीपन अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इनको क्या कि क्रम से अगर पूछा जाए तो क्रम से अपन कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि संकेत दिया उद्दीपक का, श्रृंखला बनी शब्दों की, विभेद किया संप्रत्यय का, सिद्धांत बना समस्या समाधान का। ये एक लाइन है, उस लाइन के माध्यम से अपन इसको क्या है कि याद कर सकते हैं। जैसे कि संकेत दिया उद्दीपक का, श्रृंखला बनी शब्दों की, विभेद किया संप्रत्यय का, सिद्धांत बना समस्या समाधान का। तो ये अपन को क्या है कि क्रम से याद रह जा सकते हैं। ये सरल से कठिन की ओर है। जैसे कि संकेत दिया उद्दीपक का, श्रृंखला बनी शब्दों की, विभेद किया संप्रत्यय का, सिद्धांत दिया समस्या समाधान का। ये सोपानिक सिद्धांत किसका है? गेने का है। अगला है निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत। निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वुंट, टिश्नर और वाइगोस्की ने दिया था। ये सिद्धांत क्या है कि ब्रूनर तथा पियाजे दोनों के जो अधिगम सिद्धांत है उनका क्या है कि मिला जुला सिद्धांत है। वाइगोस्की के अनुसार व्यक्ति संज्ञान व वातावरण के द्वारा सीखता है। तो निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत दिया था वुंट, टिश्नर और वाइगोस्की ने दिया था। फिर अगला सिद्धांत है अंतर्दृष्टि अवयव या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ या अवयव का सिद्धांत, और इसको अपन क्या कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। ये पूर्णाकार सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। फिर प्रयोग किसने किया? प्रयोग है वो किस पर किया था? चिंपैंजी सुल्तान पर किया था। प्रयोग थे 2 और सोपान थे 4, और चिंपैंजी कितने लिए थे? उसने 6 लिए थे। सिद्धांत का अर्थ, कोहलर ने अनेक चिंपैंजी पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि मनुष्य और पशु दोनों ही स्वयं की क्या कि सूझ के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम कुछ कार्य करके सीखते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कि अपने आप सीखते हैं। इस प्रकार सीखना क्या है कि सूझ द्वारा सीखना कहलाता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था।
और उसने क्या है कि चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि रटने की प्रवृत्ति को कम करता है, ये अनुसंधान कार्य है उनके लिए ये उपयोगी होता है, कठिन कार्यों के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है क्योंकि बार बार कार्य करने पर वो कार्य सरल हो जाता है, संरचनात्मक गुणों के विकास में सहायक होता है। और इस सिद्धांत की कमियां क्या है कि मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि वाले बालक है उसमें क्या है कि ज़्यादा अंतर्दृष्टि या सूझ की बुद्धि नहीं होती है। अत्यधिक बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है जो क्या है कि सभी में नहीं पाई जाती। इसमें अचानक समस्या का समाधान होता है जो कि अनुचित लगता है, क्योंकि जैसे चिंपैंजी वो बार बार प्रयोग करता रहता है, लेकिन अचानक उसके अंतर्गत सूझ प्राप्त हुई कि कैसे छड़ी को जोड़ के कैसे बॉक्स पे चढ़ के पेड़ों को प्राप्त कर लिया जाए। तो उसमें क्या है कि समस्या का समाधान क्या है कि अचानक होता है। इसमें कुछ सिद्धांत है, देखो जैसे पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। फिर है समतात्विक सिद्धांत है, वो किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। सामान्यकरण का सिद्धांत एच जड़ ने दिया। अवयववादी सिद्धांत यही सिद्धांत है जो कोहलर ने, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है कोहलर, कोफा और वर्धमान ने संयुक्त रूप से दिया। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बांगले ने दिया। साहचर्यवाद का सिद्धांत है हॉल्स, लॉक, बर्कल और हर्बर्ट ने दिया। फिर है प्रबलन का सिद्धांत है, ये पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत है, ये इसके पावलोव के सिद्धांत को भी कहा जाता है। और पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है कि कुछ जनक है जो एक साथ दे रखे हैं, जैसे मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान है उनके जनक कौन है? विलियम जेम्स है। फिर प्रकार्यवाद संप्रदाय है उसके जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्य के जनक है विलियम जेम्स। बुद्धि परीक्षणों के जनक है बिने। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक है। संरचनावादी संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट। फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान है उनके जन्म कौन है? जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक है कोहलर, कोफा, वर्धमियर। सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत गुथरी है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के जनक है वो डेविड आसुबेल हैं। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के जनक कौन है? वार्फ। व्यवहारवादी संप्रदाय है उसके जनक जेबी वाटसन हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं। और शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ। और फिर एक अधिगम सोपानकी के जनक कौन है? गेने हैं। जो अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से है, कि वो कौन कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? एक तो बुद्धि करती है, स्वास्थ्य है, उम्र करता है, अभिक्षमता करती है, सीखने की तत्परता करती है, अभिवृद्धि व प्रवृत्ति करती है, परिणाम एवं प्रगति का ज्ञान करता है, सीखने की विधि करती है, अध्यापक की संप्रेषण योग्यता करती है और अध्यापक का विषय पर अधिकार से ये क्या है कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अपन ने क्या है कि 3 वीडियो के अंतर्गत क्या है कि अधिगम से संबंधित जो टॉपिक है वो क्या है कि सभी शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत आता है, उसको अपन ने क्या है कि कंप्लीट कर लिया। पहले के अंतर्गत क्या है कि अधिगम के क्षेत्र, परिभाषा और वो दिए थे, और 2 वीडियो बनाए उसके अंतर्गत क्या है कि अपन ने अधिगम के सिद्धांत है उसको क्या कि कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो के अंतर्गत में एक चाहे के तो व्यक्तित्व लेके आ जाऊंगी कि चाहे बुद्धि है उसके क्या अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।